हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूनिवर्स मतलब कि दीपक सर यूनिवर्स में। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आखिरकार आज का क्लास जो होने वाला है वो है हिस्ट्री और वो है काफ़ी इम्पोर्टेंट किन लोगों के लिए, हर उस अभ्यर्थी, हर उस एस्पिरेंट के लिए जो अभी किसी न किसी प्रकार का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो कोई भी लेवल का हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे अन्य राज्य हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर हो। क्लियर है? तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो कुछ इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्लियर है? और अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हर एक प्रकार का वीडियो आप तक मैं पहुंचा सकूं और हर एक बेहतर से बेहतर चीज़ आप सीख सकें। क्लियर है? तो चलिए आप जुड़े हैं हमारे साथ तो सीखेंगे कुछ बेहतर। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आज का जो क्लास है वो क्या होने वाला है। वो हमें किन मुद्दे, किन पॉइंट क्या सीखना है, किन जानकारी को आज हासिल करना है जो हो सकता है कि हमारे हिस्ट्री को थोड़ा बेहतर करने में मदद करेगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा मगध राज्य का उत्कर्ष। क्या है? मगध राज्य। कौन सा राज्य? मगध राज्य का उत्कर्ष। चलिए आज जो डिस्कस करेंगे वो होगा मगध राज्य क्या है, कहाँ है और इसमें क्या हुआ है, आखिरकार मगध को इतिहास के रूप में क्यों देखा जाता है और इससे हमें क्या सीखना है। तो जो हमारा आज का क्लास है वो है मगध राज्य का उत्कर्ष। क्या है? मगध राज्य का उत्कर्ष। क्या है? मगध राज्य का उत्कर्ष। ध्यान से देखना है कि आज का जो पूरा का पूरा जो आपका क्लास होने वाला है या वीडियो जो है वो डिपेंड है किस पर? मगध राज्य पर। किस पर? मगध राज्य पर। क्लियर है? ये आज हमें बताएगा कि आखिरकार मगध राज्य में हमें केवल उत्कर्ष के लिए, मगध राज्य की जानकारी के लिए हमें किन मुद्दे, किन पॉइंट्स को जानना है। हमारे वीडियो में बने रहिएगा तभी कुछ सीखिएगा। क्लियर है? फोकस केवल हमारे इस व्हाइट बोर्ड में होना चाहिए। सबसे पहले अगर बात की जाए तो मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक, मगध के सबसे प्राचीन वंश के जो संस्थापक है कौन? प्राचीन वंश के संस्थापक मगध के प्राचीन वंश के जो संस्थापक है वो है बृहद्रथ। कौन है? बृहद्रथ। क्या नाम है इनका? बृहद्रथ। क्लियर है? अब जो पॉइंट अभी मैं आपको बताया, क्या बताया कि मगध राज्य का उत्कर्ष में जो सबसे प्राचीन वंश का जो संस्थापक है वो है बृहद्रथ। कौन है? बृहद्रथ। क्लियर है? ये सारे पॉइंट्स आपको अनेक प्रकार के हिस्ट्री बुक में मिल जाएंगे, परंतु मैं आपको बता रहा हूँ इसे पूरा स्पष्ट करके कि आखिरकार हमें क्या जानना है। किताब तो बहुत सारे हैं, किताबों में तो बहुत जानकारी है। क्या आप किताब से समझ पा रहे हैं? अगर नहीं तो उस चीज के लिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन देके एक अच्छा सा डिस्क्राइब करके हर एक पॉइंट को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्लियर है? ध्यान से देखना। सबसे पहले मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। इसकी सबसे पहले जो इसका राजधानी है, इसका मगध का राजधानी कौन? मगध का जो राजधानी है उसका नाम था गिरिब्रज। क्या नाम था? गिरिब्रज। ध्यान से देखिएगा, गिरिब्रज। क्या नाम है उसका? गिरिब्रज। ये क्या है? गिरिब्रज राजधानी है। क्या है? राजधानी। अब ये गिरिब्रज का नाम बदल दिया गया है क्योंकि वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो इतिहास में आए बहुत सारे नामों का आज नामकरण हो चुका है और इसको आज वर्तमान समय में अलग अलग प्रकार के नामों से हम जानते हैं। क्लियर है? अब जो देखते हैं कि ये मगध राज्य है
प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ, इसका जो राजधानी है वो था गिरिब्रज। क्या था? गिरिब्रज। क्लियर है? अब जो देखना क्या कि ये जो गिरिब्रज है, क्या ये जो गिरिब्रज है आज इसका नाम क्या है? आज इसका नाम है राजगिरी। क्या नाम है? राजगिरी जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिसका नाम है राजगिरी। क्या नाम है? ये है वर्तमान में। यहां तक समझने में किसी प्रकार का दिक्कत अगर नहीं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या है। बोलते हैं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर। अब देखिए क्या है कि मगध में सबसे लास्ट जो प्राचीन संस्थापक में से एक नाम आता है जिसका नाम है बृहद्रथ। कौन है? बृहद्रथ। इसी प्रकार से एक और वंश आ गया जो है हर्यक वंश। कौन है? हर्यक वंश। क्लियर है? ध्यान से देखिएगा। हर्यक वंश कौन सा वंश अभी जिक्र में आया है? हर्यक वंश। ये जो हर्यक वंश है, हर्यक वंश के संस्थापक, अब इस वंश का संस्थापक कौन है? हर्यक वंश का जो संस्थापक है इसका नाम है बिंबिसार। क्या नाम है? बिंबिसार। कौन है? बिंबिसार। ये जो बिंबिसार है वो मगध की राजगद्दी पर, कहा? मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? तो बोला जाता है कि 544 ईस्वी में बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इसे हर्यक वंश के एक जो संस्थापक है बिंबिसार, ये कब? 544 ईस्वी में। कब? 544 ईस्वी में क्या किया? मगध की राजगद्दी पर बैठा। कहां बैठा? क्लियर है? यहां तक आपको समझने में किसी प्रकार का दिक्कत? मगध राज्य का उत्कर्ष प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ के द्वारा किया गया था। मगध का राजधानी गिरिब्रज था जिसका नाम राजगिरी है। हर्यक वंश के एक संस्थापक जिसका नाम बिंबिसार है, बिंबिसार 544 ईस्वी में मगध की राजगद्दी पर बैठा। कब बैठा? 544 ईस्वी में। और ये किसके अनुसार बैठा? बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। किसके अकॉर्डिंग? बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। यहां तक समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज्य को मगध में मिला लिया। अब ये जो बिंबिसार है, कौन? बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को, किसको? ब्रह्मदत्त को हराकर, किसको? बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को क्या किया? हरा दिया। और उसने क्या किया? अंगराज को, किसको? एक और राज्य क्या आया? अंगराज। अंग एक जगह है, अंगराज को अपने अंदर ले लिया। ठीक है? अब मतलब इसको क्या किया? अधिकार प्राप्त कर लिया। किस पर? अंगराज पर। क्लियर है यहां तक? कौन? बिंबिसार। यहां तक समझ में आ गया? बिंबिसार ब्रह्मदत्त के साथ युद्ध किया, उसको हराया, और जो ब्रह्मदत्त जिसका राजा था अंगराज का, अंगराज को भी क्या किया? अपने अंदर ले लिया। मतलब किसमें मिला लिया? मगध राज्य में मिला लिया। कहां मिला लिया? मगध राज्य में मिला लिया। किसको? अंगराज को। क्लियर है? आगे बढ़े तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे जो मुद्दा है, बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। अब बिंबिसार ने ही क्या किया था? राजगिरी का निर्माण कराया। कौन? बिंबिसार। ध्यान से देखिएगा। बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण कर, कौन निर्माण कराया है? राजगिरी का निर्माण कर अपना क्या किया? राजधानी बनाया। अगर आपको किसी
किसी भी पॉइंट में अगर दिक्कत लग रहा है कि आप अगर भूल जाएंगे तो कृपया करके आप इसे नोट करते चले जाएं, जिससे आपका मगध से रिलेटेड किसी प्रकार का क्वेश्चन आए उसके उत्कर्ष के अकॉर्डिंग तो आप अपने नोट्स को देखकर समझ सकें और हर एक वंश हो चाहे मगध राज्य के बारे में कोई भी अन्य जानकारी हो, आपको हर एक जानकारी इस वीडियो से मिलता रहे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और आगे देखते क्या है। बोला जाता है क्या कि बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। ये जो बिंबिसार है काफी कौन, ये बिंबिसार जो है, बिंबिसार 52 वर्षों तक अपना राज चलाया। क्लियर है? बिंबिसार जो है वो लगभग 52 वर्षों तक अपना अधिकार कायम रखा। कहाँ? मगध साम्राज्य पर या फिर मगध राज्य पर। आगे देखते हैं आगे क्या है। तो बोला गया है कि महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रदत्त जब पांडु रोग से ग्रसित थे उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा और उनकी देख रेख के लिए उनको महात्मा बौद्ध के पास भेजा। कौन? बिंबिसार। बिंबिसार एक तरह से अगर देखा जाए तो प्रॉपर तरीके से ये बौद्ध को मानते थे। किसको मानते थे? बौद्ध के अनुयायी भी इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बौद्ध के अनुयायी, मतलब महात्मा बुद्ध के चाहने वाले। कौन है ये? महात्मा बुद्ध के चाहने वाले। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? तो आगे बढ़े, आगे क्या है देखते हैं। बोलता है क्या? बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश, जिसका नाम है प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से तथा मध्य देश के आधुनिक पंजाब जिसका नाम है क्षेमा से शादी किया। लगभग ये जो बिंबिसार है, अब इसके बारे में बात करते हैं। बिंबिसार के वैवाहिक जीवन ध्यान से देखिएगा, हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपके पास आपके क्वेश्चन में आपके एग्जाम में आ जाए। बिंबिसार का जो शादी का जीवन है ये किससे किससे शादी की है। क्लियर है? शादी का अगर देखा जाए तो इसमें हमें बताया गया है लगभग 3 शादी किए हैं। कितने शादी किए हैं? 3 शादी। पहले बोला जाता है किसने? कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन जिसका नाम है महाकौशला से। क्या नाम है? महाकौशला। पहला नाम है महाकौशला। दूसरा है चेलना से। किससे? चेलना से। और तीसरी है जिसका नाम है क्षेमा। क्लियर है? अब ध्यान से देखिएगा कि बिंबिसार का जो वैवाहिक जीवन है, इन्होंने 3 से शादी किया जिसका नाम है महाकौशला, चेलना एवं क्षेमा से शादी किए। कौन? बिंबिसार। और अपना जो राजपाट है इसका प्रचलन आगे चलाते रहे। क्लियर है? और अगर बात कही जाए तो हर एक राजकुमारी कोई ना कोई राज्य से है और इनके जो पिता है कोई ना कोई राजा थे और रहे हैं। ठीक है? अपने समय में बोला जाता है क्या कि सबसे पहले एक है जो है कौशला नरेश जिसका नाम है प्रसेनजीत की बहन है महाकौशला। दूसरा है वैशाली की चेटक जिसकी पुत्री है चेलना। और फिर तथा मध्य देश के जो आधुनिक मध्य देश जो आज है पंजाब, वहां की क्षेमा। इन तीनों से इन्होंने क्या किया? वैवाहिक जीवन जिया है। आज तो काफी कोयल तो गाना गा रही है तो कुछ लगता है बेहतर होने वाला है। तो पढ़ाई और प्राकृतिक आपके साथ है, बस आप मेहनत करते चले जाइए, फल तो मिलना ही है। आज नहीं तो कल होगा फल जरूर। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है।
बोला जाता है कि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र। अब देखो क्या है कि अब ये समय ऐसा है कि राजपाट अधिकार जो होता है उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो या तो अपने पिता का मृत्यु का वेट करे या तो फिर पिता को ही मृत्यु दे दें गिफ्ट में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो राजपाट मगध साम्राज्य के हिसाब से चला है उसमें बिंबिसार का इतिहास में कुछ ऐसा देखा जाता है। बिंबिसार के पुत्र जिसका नाम है अजातशत्रु, क्या नाम है? अजातशत्रु। बिंबिसार काफी लंबा समय तक राजपाट चला है। कितने लंबे समय तक चला है? तो 52 वर्षों तक चला है। इसके बाद जो इसका पुत्र है अजातशत्रु काफी उदंड हो गया, बोला कि इतने साल तक आप ही चलाइएगा तो हम अपने बूढ़े होने का इंतजार करें क्या? तो चलिए क्या करते हैं, इस तरीके से हमारे पिताजी जो है हमें राजपाट नहीं देंगे, तो राजपाट के मोह में लालच में आकर पिता का हत्या करते हैं और मगध का जो राजगद्दी है उसको अपना लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं बिंबिसार की मृत्यु का कारण। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा 493 ईसा पूर्व में किया गया। कब किया गया? ईसा पूर्व। अरे भाई ईसा आ गया तो पूर्व। क्लियर है? बिंबिसार की जो हत्या है, ध्यान से देखिएगा, बिंबिसार आ गया कठिनाई में। कैसे? जब इसका पुत्र ही इसे मारने को दौड़ा। बिंबिसार की जो हत्या है की हत्या का कारण अजातशत्रु। अजातशत्रु, ये अजातशत्रु कौन है? तो ये है बिंबिसार का पुत्र। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठ गया। अब ये जो अजातशत्रु है ये 493 ईस्वी पूर्व में, मतलब ईसा पूर्व में क्या किया? मगध की राजगद्दी पर बैठा। मगध की राजगद्दी में अधिकार क्लियर है? ध्यान से देखिएगा कि अगर पूछा जाए कि ये जो हमारा बिंबिसार है, कौन? बिंबिसार। बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में क्या किया? बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मदत्त को हराकर क्या किया? अंगराज को भी जीता था और 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश का संस्थापक भी बिंबिसार है और 544 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर भी बैठा। 544 में बैठा, लगभग 52 वर्षों तक अपना अधिकार कायम रखने के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु जो है बिंबिसार का पुत्र, इन्होंने 493 ईसा पूर्व में अपने पिताजी का हत्या कर मगध की राजगद्दी में अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। हमने बिंबिसार के वैवाहिक जीवन में जो उनकी पत्नियां हैं उनका नाम भी डिस्कस किया है। पहला है महाकोसला, दूसरा है चेलना और तीसरा है क्षेमा। क्लियर है? उसके बाद हम आगे देखते हैं और आगे समझते हैं कि क्या आखिरकार मगध साम्राज्य में और किन्हीं बिंदु को हमें स्पष्टीकरण करके देखना है या फिर नहीं। क्लियर है? और छोटा छोटा पॉइंट कुछ और है जो आपके लिए काफी मददगार होने वाला है मगध राज्य के उत्कर्ष को समझने के लिए। मैं आपको बता रहा हूं आखिरकार ये जो मगध है, मगध का ही परिचय है केवल। ये मगध में किस किस का अधिकार बेसिकली हमें बताया जा रहा है। बोले अजातशत्रु का उपनाम था कुनिक। ये जो अजातशत्रु है, कौन? अजातशत्रु का जो क्या नाम है? एक अपना उपनाम है जिसका नाम है कुनिक। इसको लोग कुनिक बोलता था। क्या बोलता था? कुनिक। किसको? अजातशत्रु। इसके बाद बोला जाता है क्या कि वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। ये जो अजातशत्रु है ये प्रारंभ में किसका था? जैन धर्म का अनुयायी था।
जैन धर्म का अनुयायी मतलब जैन धर्म को मानने वाला एक राजा ही कहो इसको, क्योंकि राजा तो बना। आगे बढ़ते हैं। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम, जिसका नाम है वर्षाकार था, इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर भी विजय प्राप्त कर लिया। अब ये जो कुलिक है, इन्होंने वैशाली को भी अपने अधिकार में ले लिया। किसको? वैशाली जगह है, वैशाली को भी अपने अधिकार में यहां तक समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत? अगर आप किसी प्रकार का दिक्कत है तो कमेंट में हमें जरूर बताएं, हर एक का समाधान जरूर करूंगा। इसी के लिए तो मैं यहाँ। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है। बोलते हैं 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदायीन मगध की राजगद्दी पर बैठ गए। लो अब आते हैं परंपरा पर। मतलब कि जब बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर राजगद्दी पर बैठ सकता है, तो इसी प्रकार अजातशत्रु का पुत्र, कौन? अजातशत्रु का पुत्र, जिसका नाम है उदायीन। क्या नाम है? उदायीन। ठीक है। बोलता है कि 461 ईसा पूर्व में, कब? अजातशत्रु का पुत्र 461 ईस्वी पूर्व में, अजातशत्रु का पुत्र 461 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। मगध की राजगद्दी पर बैठा। अब बात करते हैं कि ये जो अजातशत्रु है, इसका पुत्र कौन है? तो ये जो पुत्र है वो है उदायीन। क्या नाम है उसका? उसका नाम है उदायीन। क्लियर है? ये है अजातशत्रु का पुत्र। यहां तक समझने में किसी प्रकार का दिक्कत? अब आगे देखते हैं, अगर दिक्कत नहीं है तो। बोलता है उदायीन ने पाटली ग्राम की स्थापना की, वह जैन धर्म का अनुयायी था। ये जो अजातशत्रु का पुत्र उदायीन है, ये भी जैन धर्म का अनुयायी है। किसका है? जैन धर्म का अनुयायी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। लिखा हुआ है कि हर्यक वंश का अंतिम राजा, कौन? हर्यक वंश का अंतिम राजा जो है उदायीन का पुत्र है। अब उदायीन का भी पुत्र है। किसका पुत्र? उदायीन का पुत्र। उदायीन का जो पुत्र है उसका नाम है नागदशक। क्या नाम है? नागदशक। ये नागदशक कौन है? उदायीन का पुत्र। बोला जाता है कि हर्यक वंश के अंतिम राजा उदायीन का पुत्र नागदशक था। और ये जो नागदशक है, ये जो नागदशक है वो हर्यक वंश का अंतिम राजा बना। क्या बना? अंतिम राजा। क्लियर है? किसी ने क्वेश्चन अगर पूछा कि अंतिम राजा कहाँ का? मगध राज्य का। और हर्यक वंश का, मगध राज्य का नहीं, हर्यक वंश का लास्ट राजा कौन उभरा? तो वो है नागदशक। ये है कौन? उदायीन का पुत्र। किसका पुत्र? उदायीन। उदायीन किसका पुत्र है? तो अजातशत्रु का पुत्र। अजातशत्रु किसका पुत्र है? तो बिंबिसार का पुत्र। इस प्रकार से अभी तो पीढ़ी दर पीढ़ी राजपाट संभालने का तो मौका मिल गया, परंतु आज वैसा समय बिल्कुल नहीं है। आज राजा वही बनेगा जिसका क्या होगा? जिसके पास गुण होगा, क्वालिटी होगा, और जो क्वालिफाई करने की हिम्मत रखेगा। क्योंकि आज पैसों से राजा नहीं बना जा रहा है। आज आपके शक्ति, आर्थिक स्थिति भी है, परंतु आप एक अच्छे खासे या तो सरकार बनिए, या फिर कलेक्टर बनिए, या फिर किसी भी एक हैवी पोस्ट के इंसान बनिए, तब जाके आप एक राजा कहलाएंगे अपने नजर में। क्लियर है? बाकी कोई नहीं समझने वाला।
आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे और कोई बिंदु है क्या। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन, उदयन के बाद नागदशक रहे हैं हर्यक वंश के राजा जो मगध में अपना राजपाट चलाए हैं। अब अगर बात कही जाए कि जब हर्यक वंश का अंतिम राजा आ चुका है, इसका नाम है नागदशक, और यही जो नागदशक है वो अंत किया है अपने वंशों का, और यही मगध में राज करने वाला लास्ट था। इसके बाद क्या हुआ, बोला नागदशक को उसके आमत्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व में अपदस्थ करके मगध का शिशुनाग वंश की स्थापना किया। अब क्या किया कि ये जो नाग है, नागदशक, कौन सा नागदशक है, इसको हराने वाला का क्या नाम है, इसको हराना किसके बस का बात था, शिशुनाग का। किसका था, शिशुनाग ने नागदशक को हराया। नागदशक को क्या किया, अपदस्थ किया, मतलब कि जो पद में है वो हटा दिया। अपदस्थ किया, और शिशुनाग है वो क्या किया, एक अपना राज्य बनाया और शिशुनाग वंश का स्थापना किया। और क्या किया, शिशुनाग वंश का स्थापना किया। यहाँ तक समझने में किसी प्रकार का दिक्कत, अगर नहीं तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब हमें क्या जानना है। बोलता शिशुनाग की अपनी राजधानी थी, पहले तो पाटलिपुत्र क्या था, पाटलिपुत्र जो वर्तमान में पटना है, इसको हटा के क्या किया गया, पाटलिपुत्र को हटा के वैशाली कर दिया गया। किसको हटा के, पाटलिपुत्र को हटाकर वैशाली बनाया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, तो कुछ पॉइंट को और देख लेते हैं कि आखिर क्या छूट रहा है और क्या नहीं छूट रहा है। बोलता है क्या कि शिशुनाग का उत्तराधिकारी जो था, शिशुनाग का उत्तराधिकारी, किसका उत्तराधिकारी, शिशुनाग का, शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी था वो था कालाशोक। क्या था, कालाशोक। कालाशोक किसका उत्तराधिकारी था, शिशुनाग का। किसका था, शिशुनाग का। क्लियर है। अब जो बिंदु है वह मैं बोल के बताता हूं आपको कि आखिरकार अंत कैसे होगा हमारे इस राजवंश का और जो वंश चल रहे हैं उसका। बोला जाता है कि अगर आप जब शिशुनाग के उत्तराधिकारी की बात करते हैं जिसका नाम है कालाशोक, इन्होंने क्या किया कि शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन को हरा दिया और नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद हुआ। इसी प्रकार से क्या हुआ कि जब कालाशोक हटा तो फिर नंद वंश आया, नंद वंश का जो संस्थापक है वो महापद्म नंद हुआ। इसी प्रकार से बोला जाता है नंद वंश के अंतिम शासक अगर बात किया जाए तो नंद वंश का जो अंतिम शासक है वो है धनानंद। कौन है, धनानंद। यही है हमारे भारत के जो मगध क्षेत्र में जो राज्य चला और इसका जो उत्कर्ष हुआ है वो कुछ राजवंश में और कुछ वंशों के थ्रू राजपाट चलाया गया हमारे इस मगध राज्य में। क्लियर है। अगर कुछ पॉइंट अगर छूटा जाए या फिर छूट गया हो तो उसको आगे देखेंगे। और इसके बाद जब धनानंद का समय समाप्त हो, किसका, जब धनानंद का समय समाप्त हुआ जब धनानंद का समय समाप्त हो गया तो क्या हुआ कि मौर्य वंश की स्थापना किया गया। और वो कौन किए, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन किए, इसके बाद आया कौन, स्टार्ट होगा हमारा, इसके बाद स्टार्ट हुआ है मौर्य वंश। कौन सा वंश, मौर्य वंश। संस्थापक
आप तो जानते हैं, अगर जानते हैं तो कृपया करके मौर्य वंश के संस्थापक का नाम हमें कमेंट में बताएं। क्लियर है? आज का जो क्लास रहा वो रहा मगध राज्य का उत्कर्ष, मगध राज्य में राज करने वाले कुछ वंश और उसका एक छोटा सा टिप्पणी जो मैं अभी आपके सामने स्पष्ट रूप से करके क्लियर करके आपके सामने प्रॉपर चिट्ठा खोल के रख दिया हूं। आप चाहे तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं या फिर मैंने जितना कुछ बोला अगर कुछ अच्छा समझने के लिए लगा तो आप उसे नोट करिए, अच्छे से उसको समझिए और अपने एग्जाम को जो तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम का जो तैयारी चल रहा है उसको और बेहतर करें। क्लियर है? तो आज का क्लास केवल मगध राज्य का उत्कर्ष। थैंक यू। मैं दीपक रंजन।